हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर 1 है क्लास 12 का, जिसका नाम है समष्टि मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर में हमने क्वेश्चनों की सहायता से आपको समझाने का प्रयास किया है। पहला क्वेश्चन है कि इसमें समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। एक ऐसा अर्थशास्त्र है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय का आकलन करना समष्टि का ही भाग है। और अब पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र के घटक बताइए। तो समष्टि अर्थशास्त्र के घटक होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कुल मांग, कुल निवेश, कुल पूर्ति, घरेलू आय और कुल उपभोग। आपको ये घटकों के नाम याद रखने हैं। वस्तुओं के प्रकार बताइए। वस्तु होती है वो हमारी वैसे 4 प्रकार की होती है। पहले है अंतिम वस्तु, दूसरी है मध्यवर्ती वस्तु, तीसरी है उपभोक्ता और चौथी है पूंजीगत वस्तु। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अंतिम वस्तु किसे कहते हैं। अंतिम वस्तु वह वस्तु है जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी है और अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती है, उन्हें अंतिम वस्तु कहते हैं। जैसे मक्खन और डबल रोटी। मक्खन और डबल रोटी होती है वो अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार होती है, क्योंकि उनका बस उपभोक्ता को, कस्टमर को प्रयोग करना होता है। तो आप एग्जाम्पल याद रखेंगे अंतिम वस्तु मक्खन या डबल रोटी। इसके बाद हम पढ़ते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु जो अभी तक उत्पादन सीमा रेखा को पार नहीं कर चुकी है तथा अभी उनके मूल्य में वृद्धि हो सकती है और अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं होती है, उन्हें मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है या कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तु का एग्जाम्पल है कि लकड़ी विक्रेता के द्वारा बढ़ई को कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी बेचना मध्यवर्ती वस्तु है। इसमें क्या हो रहा है कि एक बढ़ई है जो कि लकड़ी से क्या बनाएगा, कुर्सी बना देगा, जो वो क्या करेगा, लकड़ी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो लकड़ी है वो इसके लिए मध्यवर्ती वस्तु है। इस कारण उपभोक्ता वस्तु है। उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं। वह वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग की जाती है, उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। जैसे दूध घरेलू उपयोग में प्रयोग का कार्य, जो कि हम अपने घर में करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम उपभोक्ता वस्तुएं हमारी 4 प्रकार की होती है। पहले है टिकाऊ वस्तु, दूसरी है अर्ध टिकाऊ वस्तु, तीसरी गैर टिकाऊ, चौथी है सेवाएं। टिकाऊ वस्तु वह वस्तु होती है जो कि बहुत ही लंबे समय तक चलती है, जैसे आपके वॉशिंग मशीन, टीवी। अर्ध टिकाऊ जो लगभग आधे साल 6 महीने तक चलती है। और गैर टिकाऊ होती है चलने के लिए 1 महीना या 2 महीना चलती है। और सेवा वह होती है जो कि आप सेवाओं को ना छू सकते हो, ना एक टच कर सकते, ना बस उन्हें मैसेज किया जाता है। अब आता है पूंजीगत वस्तु किसे कहते हैं। पूंजीगत वस्तु किसे कहते हैं। यह वस्तु जो स्थिर संपत्तियों के रूप में प्रयोग होती है, उन्हें पूंजीगत वस्तु कहते हैं। स्थिर संपत्ति क्या होती है, हमारी स्थिर संपत्ति होती है जैसे जमीन, भवन या मशीन, जो कि हमारी स्थिर है, बहुत ही लंबे समय तक भी वैसे ही रहेगी। वो होती है हमारी स्थिर संपत्ति या परिसंपत्ति। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अंतिम वस्तु का अर्थ वह वस्तु जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी है। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया। वह वस्तु है जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं कर चुकी है, वो मध्यवर्ती वस्तु होती है। इनमें पुनः बिक्री, इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जाती। अंतिम वस्तुओं में पुनः बिक्री नहीं कर सकते। अंतिम वस्तुओं को एक बार खरीदने का तो दोबारा नहीं देखा जा सकता। जैसे कि हमने डबल रोटी को खा लिया, एक बार खरीद के खा लिया, तो हम उसे खाया वो तो दे नहीं सकते। तो
कहने का मतलब है फाइनल गुड्स वो होती है जिनका केवल एक बार ही हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे डबल रोटी। और इनकी पुनः बिक्री नहीं की जा सकती। मध्यवर्ती वस्तु की पुनः बिक्री की जा सकती है क्योंकि इसमें कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है मटेरियल को। कच्चा माल, इन वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। इन्हें कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। इन वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मध्यवर्ती को किया जाता है, अंतिम को नहीं। मूल्य वृद्धि, इन वस्तुओं के मूल्य वृद्धि नहीं की जाती। अंतिम वस्तु का मूल्य तब फाइनल गुड तैयार हो जाते तो इसमें मूल्य में वृद्धि आप हम नहीं कर पाएंगे। मध्यवर्ती, इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। अगर कोई बढ़ई या जो कि लकड़ी से कुर्सी बनाता है तो वो लकड़ी को कीमत तो लाएगा वो 100 रुपए और अपनी कुर्सी को बेचेगा 200 रुपए में। तो इसमें मूल्य मध्यवर्ती वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की जा सकती है। अब आते हैं, वैसे यहाँ पर गलती से टाइप हो गया, यहाँ पर आना था अंतिम व्यय। अंतिम व्यय क्या होता है? इन वस्तुओं पर किए जाने वाले खर्चे को अंतिम व्यय कहते हैं। हम जो अंतिम वस्तुओं पर खर्च करते हैं उसी को ही अंतिम व्यय कहते हैं। ऐसे ही मध्यवर्ती व्यय आएगा। इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को मध्यवर्ती व्यय कहते हैं। राष्ट्रीय आय, अंतिम वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। और मध्यवर्ती, इन वस्तुओं का मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोग व्यय किसे कहते हैं? यहाँ पर व्यय का मतलब होता है कि खर्चा, जो कि हम पैसे लगाते हैं और खर्च करने का हम व्यय बोलते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं पर जो खर्च किया जाता है उसे उपभोग व्यय कहते हैं। कुल उपभोग व्यय निकालने के लिए हम क्या कहते हैं? परिवारों का व्यय प्लस सरकार का उपभोग व्यय प्लस NGO का उपभोग व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निवेश किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है? ऐसा व्यय जो आय कमाने के लिए खर्च किया जाता है उसे निवेश कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, स्थिर निवेश, माल सूची निवेश। स्थिर निवेश किसे कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? हेलो दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। सॉरी दोस्तों, आवाज के लिए हम पढ़ते थे कि स्थिर निवेश किसे कहते हैं और तथा इसका क्या महत्व होता है। तो हमने महत्व पढ़ा था। ऐसा व्यय जो स्थिर परिसंपत्तियों पर खर्च किया जाता है उसे स्थिर निवेश कहते हैं। महत्व, और इसके महत्व होते हैं उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए या वृद्धि के लिए, अर्थव्यवस्था में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। परिवर्तन निवेश किसे कहते हैं? परिवर्तन निवेश किसे कहते हैं? एक उत्पादक के पास जो स्टॉक होता है उसमें यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे परिवर्तन निवेश कहते हैं। और तथा इसके महत्व भी है, उत्पादन प्रक्रिया चलती रहती है, कच्चा माल की पूर्ति होती है, इससे परिवर्तन निवेश है। सकल निवेश किसे कहते हैं? सकल निवेश क्या होता है? एक लेखा वर्ष के दौरान स्थिर निवेश तथा माल सूची निवेश के जोड़ को सकल निवेश कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है सकल निवेश स्थिर प्लस माल सूची निवेश। एक लेखा वर्ष का मतलब होता है, यहाँ से इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की तारीख को हम एक लेखा वर्ष कहते हैं। अब आते हैं हम शुद्ध निवेश किसे कहते हैं? जब सकल निवेश में से मूल्य राशि हटाया जाता है तो धनराशि प्राप्त होती है, उसे शुद्ध निवेश कहते हैं। सकल निवेश और शुद्ध निवेश में अंतर बताइए। यह क्वेश्चन में पेपर में से 3 नंबर का आ जाता है। सकल निवेश और शुद्ध निवेश, एक लेखा वर्ष में दोनों निवेशों का जोड़ होता है। सकल में क्या आता है? 2 निवेश आते हैं, कौन कौन से? माल सूची निवेश और स्थिर निवेश। और शुद्ध में क्या होता है? सकल निवेश में से मूल्य राशि को हटाया जाता है। मूल्य राशि, इसमें मूल्य राशि शामिल होता है, इसमें मूल्य राशि शामिल नहीं होता है। स्टॉक में वृद्धि, इसमें स्टॉक में वृद्धि को पकड़ नहीं करता सकल निवेश में,
और इसमें यह स्टॉक में वृद्धि को प्रकट करता है। शुद्ध निवेश में स्टॉक किसे कहते हैं? इस समय के एक निश्चित बिंदु पर मापे जाने वाली मात्रा को स्टॉक कहते हैं। जैसे ग्राहक, एग्जाम्पल के लिए जनवरी 2017 को 20,000 रुपये अपने खाते में जमा करता है तो इस राशि को हम स्टॉक कहेंगे। प्रवाह किसे कहते हैं? समय की एक विशेष अवधि में मापे जाने वाली मात्रा को प्रवाह कहते हैं। जैसे एक विद्यार्थी को 1500 रुपये प्रति महीने जेब खर्चे तो उसे प्रवाह कहेंगे। स्टॉक और प्रवाह में अंतर। अब हम पढ़ेंगे स्टॉक और प्रवाह में अंतर। स्टॉक का अर्थ होता है एक निश्चित समय पर मापे जाते हैं। एक निश्चित समय होता है स्टॉक पर मापने का, और प्रवाह के लिए एक विशेष समय अवधि होती है। विशेष समय अवधि पर मापा जाता है। स्टॉक में इसमें कोई समय काल नहीं होता, इसमें कोई टाइम टेबल नहीं होता है, और प्रवाह में इसमें टाइम टेबल होता है। अवधारणा। स्टॉक एक स्थिर अवधारणा है और प्रवाह एक परिवर्तनशील अवधारणा है। अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र हैं? परिवार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे कि उत्पादक और परिवार क्षेत्र में रिलेशन क्या होता है। वैसे आपको शायद ना दिख रहा हो कि उत्पादक क्षेत्र होता है वो कच्चे माल को परिवार क्षेत्र को बेचता है। पहले परिवार क्षेत्र उस कच्चे माल का प्रयोग निर्मित माल कर बनाता है, उसका प्रयोग करके माल बनाता है, और उत्पादक क्षेत्र को बेचता है। बेचने के बाद ये लोग क्या कहते हैं, उसी माल को और आगे करते हैं, जिससे क्या मिलते हैं, यहाँ पर परिवार क्षेत्र को बेचते हैं, जिन्हें मिलती है मजदूरी, और मजदूरी से हमें मिलता है व्यय, जो कि हमें खर्चा होता है। अब आते हैं अंत क्षेत्रीय प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रवाह और एक होता है मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह क्या होता है? ऐसा प्रवाह जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया कि परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र है। उत्पादक क्षेत्र वो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करेगा, उसी को हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं। जैसे उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पर वो वस्तुओं को पहुंचा रहा है परिवार क्षेत्र पर, और परिवार क्षेत्र क्या करता है, उसे सेवाएं प्राप्त करवा रहा है, तो इसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं, वस्तुओं सेवाओं के प्रवाह को। अब आता है मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह ऐसा प्रवाह जिसमें मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है, वैसा मौद्रिक नाम से पता चल रहा है कि मुद्रा जिसमें पैसे का लेन देन होता है, उसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। इसमें भी उत्पादक क्षेत्र और परिवार क्षेत्र है। इसमें उत्पादक क्षेत्र मजदूरी देगा उन्हें, परिवार क्षेत्र और परिवार क्षेत्र वस्तुओं का व्यय देगा, जो कि वस्तुओं पर खर्च आया है। अब हम पढ़ते हैं वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में अंतर। वास्तविक प्रवाह क्या होता है हमारा? इसमें वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है। वास्तविक में हम किन किन चीजों का आदान प्रदान करते हैं? केवल वस्तुओं और सेवाओं का। और मौद्रिक में मुद्रा का आदान प्रदान होता है। विनिमय क्या होता है? वास्तविक में हम एक दूसरे चीजें देते हैं एक दूसरे से, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। मौद्रिक भुगतान, इसमें मुद्रा का भुगतान होता है। उदाहरण के लिए वास्तविक प्रवाह में आ जाएगा कच्चा माल है, वो हमारे सब वास्तविक प्रवाह है, और वो हमारे मौद्रिक प्रवाह वो हमारी मजदूरी है। और ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल।